हमारी इस विस्तृत और गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है वो उन सभी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। या फिर जो हमारे देश के काम करने के तरीके को गहराई से समझना चाहते हैं। हमारे पास भारतीय न्यायपालिका प्रणाली यानी इंडियन जुडिशरी सिस्टम के पूरे विस्तृत नोट्स हैं। और हमारा उद्देश्य आज बिल्कुल स्पष्ट है। इन नोट्स को हम एक अनुभवी शिक्षक की तरह डिकोड करेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स उंगलियों पर याद हो जाए। बिल्कुल। मेरा रोल आज एक जिज्ञासु को टीचर का रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे पहले बिंदु पर आते हैं। आप इन नोट्स को बिल्कुल उसी क्रम में समझाएं जैसे वे किसी ब्लैक बोर्ड पे लिखे हों। तो देखिए, इस पूरे न्यायपालिका के ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन वाले हिस्से पर गौर करना होगा। नोट्स में सबसे पहले लिखा है कि भारत एक फेडरल स्टेट है, यानी संघीय राज्य। फेडरल स्टेट मतलब शक्तियों का बंटवारा। हाँ, लेकिन आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। नोट्स बताते हैं कि हमारे यहाँ सिंगल एंड यूनिफाइड यानी एकल और एकीकृत न्यायिक सिस्टम है। तो एक तरफ हम फेडरल हैं, पर न्यायपालिका यूनिफाइड है। इसका असली मतलब क्या है? मैं समझाती हूँ। सिंगल एंड यूनिफाइड का मतलब है कि अमेरिका की तरह हमारे राज्यों के अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं होते। इसे एक पिरामिड की तरह सोचिए। एक पिरामिड? हाँ, पिरामिड के सबसे ऊपर यानी टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट या अपीलीय कोर्ट है। फिर बीच में राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स आते हैं। और सबसे नीचे? सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिनमें जिला और निचली अदालतें आती हैं। ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, इस इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद एक नोट बॉक्स है जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। 26 जनवरी 1950 और 28 जनवरी 1950। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये कंफ्यूजिंग है और इसीलिए परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर फंसाता है। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये तो सबको पता होता है। लेकिन अगर सवाल पूछें कि सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक कब हुई थी, तो उसका जवाब 28 जनवरी 1950 है। ये 2 दिन का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात हुई 1950 की। इसके बाद नोट्स का दूसरा भाग है सुप्रीम कोर्ट का संक्षिप्त इतिहास। बिल्कुल। अब हम इतिहास की टाइमलाइन को कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी के अनुसार समझेंगे। ब्लैक बोर्ड पर अगर हम पहली तारीख लिखें तो वो होगी 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एकदम सही। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता था। और उस समय इसका अधिकार क्षेत्र क्या था? इसका अधिकार क्षेत्र केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक सीमित था, पूरे भारत पर नहीं। तो फिर मद्रास और बॉम्बे में ये व्यवस्था कब आई? वो आई 1800 और 1823 में। किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा मद्रास और बॉम्बे में भी कोर्ट स्थापित किए गए। इसके बाद नोट्स में 1861 का साल हाईलाइट किया गया है। हाँ, क्योंकि 1861 का इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्रांतों में हाई कोर्ट्स बने और कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के पुराने सुप्रीम कोर्ट्स पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। यानी वो अबॉलिश हो गए। फिर आधुनिक सुप्रीम कोर्ट की नींव कब पड़ी? इसकी नींव पड़ी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसी एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट बना। बिल्कुल। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आ गया। ये इतिहास का हिस्सा काफी साफ हो गया। अब भाग 3 पर आते हैं। संवैधानिक प्रावधान। परीक्षा के नजरिए से हमें सीधे संविधान के भाग और अनुच्छेदों पर आना चाहिए। भाग 5 का अध्याय 6 द यूनियन जुडिशरी यानी संघ न्यायपालिका से जुड़ा है। और इसमें कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक आते हैं, जो संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार और प्रक्रिया तय करते हैं। तो शुरुआत अनुच्छेद 124(1) से होती है। हाँ, जो कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होंगे। और अगर जजों की संख्या की बात करें तो नोट्स में ओरिजिनली और वर्तमान की अलग-अलग संख्या दी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मूल रूप से सिर्फ 8 जज थे, एक सीजेआई और 7 अन्य, लेकिन वर्तमान में ये 35 नहीं बल्कि 34 है। एक सीजेआई और 33 अन्य जज। एकदम सही। और इसे सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 द्वारा अपडेट किया गया था। और इनके बैठने का स्थान, क्या ये सिर्फ दिल्ली में ही बैठ सकते हैं? संविधान के अनुसार स्थान दिल्ली ही है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है।
सीजेआई राष्ट्रपति की मंजूरी से कोई अन्य स्थान भी तय कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लचीलापन दिया गया है। भाग 4 में जजों की नियुक्ति की बात है। ये प्रक्रिया हमेशा चर्चा में रहती है। नियुक्ति कौन करता है? जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सीजेआई की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से सलाह लेते हैं। लेकिन यहाँ 1950 से लेकर 1973 तक की एक परंपरा का जिक्र है। हाँ, वो ऐतिहासिक परंपरा ये थी कि सबसे सीनियर मोस्ट जज को ही सीजेआई बनाया जाता था। लेकिन 1973 में इसका उल्लंघन हुआ। एएन रे को सीजीआई बनाया गया था, है ना? बिल्कुल, एएन रे को सीजेआई बनाया गया और इसमें 3 सीनियर जजों को सुपरसीड किया गया, यानी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इसने स्थापित परंपरा को तोड़ दिया। और शायद इसी टकराव की वजह से आज की कोलेजियम प्रणाली बनी, जो कि हमारे नोट्स का भाग 5 है। कोलेजियम प्रणाली बनाम एनजेसी। इसे तुलनात्मक रूप से समझना बहुत जरूरी है। कोलेजियम सिस्टम 1998 से लागू है। इसकी उत्पत्ति 3 जजेस केस से हुई थी। तो क्या इसका मूल संविधान में उल्लेख है? नहीं, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। और हाई कोर्ट कॉलेजियम में? वहाँ चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। इनका मुख्य काम नियुक्ति और ट्रांसफर है। तो फिर एनजेएसी क्या था? ये 2014 का कोई संशोधन था शायद। हाँ, 99वीं संशोधन अधिनियम 2014 के तहत एनजेएसी स्थापित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला था वो? सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इसका कारण क्या बताया गया? कारण ये था कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये काफी कड़ा फैसला था। इसके बाद भाग 6 में आते हैं योग्यता, शपथ और कार्यकाल पर। अगर इसे हम पॉइंटर्स में समझें तो पहला पॉइंट योग्यता का है, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो। और इसके बीच में ओआर यानी या लगा है। हाँ, या तो वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, या फिर चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति की नज़र में विख्यात विधिवेत्ता यानी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। एक विशेष नोट भी है यहाँ कि न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, न्यूनतम आयु तय नहीं है। अब शपथ की बात करें तो जजों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रतिज्ञा में क्या होता है? प्रतिज्ञा होती है संविधान के प्रति सच्ची आस्था और भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की। कार्यकाल के बारे में क्या नियम है? अधिकतम उम्र क्या है? अधिकतम आयु 65 वर्ष तक है। अगर वे इस्तीफा देना चाहें तो राष्ट्रपति को लिखित में दे सकते हैं। और अगर उन्हें हटाना हो, जिसे महाभियोग या रिमूवल कहते हैं, नोट्स का भाग 7 इसी जटिल प्रक्रिया पर है। ये सच में जटिल है। इसे हम एरोफ्लो से समझते हैं। पहला स्टेप, राष्ट्रपति के आदेश से ही जज को हटाया जाता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि संसद के उसी सत्र में प्रस्ताव, जिसे एड्रेस या मोशन कहते हैं, पेश होना चाहिए। और इसके लिए बहुमत कैसा चाहिए? यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत चाहिए। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और वोट करने वालों का 2/3। ये काफी मुश्किल काम है। बिल्कुल। और चौथा स्टेप ये है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इस पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। क्या किसी जज को आज तक इस तरह हटाया गया है? नोट्स में 2 उदाहरण हैं जिनके खिलाफ प्रस्ताव आए थे। जस्टिस वी रामास्वामी 1991 से 93 और जस्टिस दीपक मिश्रा 2017 से 18। लेकिन ये प्रस्ताव गिर गए थे, फेल हो गए थे। हाँ, ये लैप्स हो गए थे। अब भाग 8 पर चलते हैं, जो अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का पहला हिस्सा है। वेतन के बारे में क्या लिखा है? जजों का वेतन तय करने का अधिकार संसद को है। दूसरी शक्ति है मूल अधिकार क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो अनुच्छेद 131 में आता है। ये फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है। हाँ, इसका मतलब है विवाद सुलझाना, जैसे केंद्र बनाम राज्य या केंद्र और एक राज्य बनाम अन्य राज्य या फिर राज्य बनाम राज्य। और क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव या विशेष अधिकार है। कोई और कोर्ट ये नहीं सुन सकता। भाग 9 में अधिकार क्षेत्र का दूसरा हिस्सा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय क्षेत्र में मुख्य रूप से ये कोर्ट ऑफ अपील है। इसके 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से? पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी यानी सिविल, तीसरा आपराधिक यानी क्रिमिनल और चौथा है विशेष अनुमति या स्पेशल लीव। इसके बाद न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का भी जिक्र है।
जुडिशियल रिव्यू का काम है केंद्र या राज्य के कानूनों की संवैधानिकता जांचना। और अगर कानून संविधान का उल्लंघन करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड यानी अवैध या अमान्य घोषित कर सकता है। इसे अल्ट्रा वायर्स भी कहा जाता है। अब भाग 10 पे आते हैं। ये काफी रोचक है, भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तुलना। इस तुलनात्मक अध्ययन के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, अमेरिका में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन केवल फेडरल मामलों तक है। और भारत में? नोट्स के मुताबिक भारत में नौसेना, राजदूत आदि के मामले भी इसमें शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है अपीलीय अधिकार। अमेरिका में ये केवल संवैधानिक मामलों में है, जबकि भारत में तो संवैधानिक, सिविल और क्रिमिनल तीनों आते हैं। एकदम सही। तीसरा पॉइंट, अमेरिका में कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है पर भारत में है। चौथा पॉइंट, न्यायिक समीक्षा का दायरा है। हाँ, अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का दायरा बड़ा है, जबकि भारत में सीमित है। पांचवा पॉइंट बहुत ही खास कानूनी शब्द है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिल्कुल, अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, जबकि भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है। और आखिरी छठा पॉइंट? छठा पॉइंट ये है कि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका यानी डबल सिस्टम है, जबकि भारत में एकीकृत या इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। तो अब हम नोट्स के आखिरी हिस्से यानी भाग 11 पर पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसे हम एक रैपिड फायर रिवीजन की तरह कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 124 स्थापना और गठन से जुड़ा है, 125 जजों के वेतन से, और 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करता है, 127 तदर्थ या एडहॉक जजेस के बारे में है, और 128 सेवानिवृत्त जजों की उपस्थिति है। इसमें अनुच्छेद 129 को अलग से हाईलाइट किया गया है। हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय बनाता है। अनुच्छेद 130 तो स्थान से जुड़ा है, और 131 मूल अधिकार क्षेत्र है। फिर अपीली अधिकारों की लाइन है, 132, 133 और 134। इसके साथ 134A भी है, जो प्रमाण पत्र से संबंधित है। एक और हाईलाइट किया हुआ अनुच्छेद है 136। अनुच्छेद 136 स्पेशल लीव यानी विशेष अनुमति का अधिकार देता है। आखिरी कुछ अनुच्छेदों में 137 है। 137 आदेशों की समीक्षा का अधिकार है। 143 राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है। और सिविल न्यायिक सहायता के लिए 144। बिल्कुल। 145 न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति है। और अंत में अनुच्छेद 147 जो संविधान की व्याख्या से जुड़ा है। तो यहाँ हमारे नोट्स पूरी तरह से कवर हो गए। इस व्यवस्थित क्रम और अनुच्छेदों की समझ से कोई भी छात्र परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। न्यायपालिका का ढांचा सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन चार्ट और फ्लो के जरिए देखा जाए तो ये बहुत ही तार्किक और लॉजिकल है। बिल्कुल। और अंत में जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए हम एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। आज हमने 1950 में बने इस शानदार और मजबूत ढांचे को समझा, लेकिन जरा सोचिए, तेजी से बदलती आज की डिजिटल दुनिया और भविष्य में आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में क्या हमारा ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उतनी ही तेजी से न्याय दे पाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको खुद विचार करना चाहिए। हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।